मारवाड़ी फैमिलीज में हमें हमेशा से यही मतलब उस वक्त में ऐसे ही था कि जितना पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर और फिर बाद में मैरिज ही करनी है आखिर। तो वहां पर मेरा जुड़ना हुआ मेरे गुरुदेव से, विराट गुरुजी, जिसके नाम पर मैंने ये विराट एकेडमी का नाम भी रखा है, जिनसे मैंने DMIT के बारे में पूरा एक डिटेल्ड कोर्स सीखा। उसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप किसी भी इंसान का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनका पोटेंशियल, उनकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग यू कैन नो। इवन यू कैन कम टू नो कि बच्चे की पेरेंटिंग कैसे कर, 10th के बाद उसे कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है वो भी इससे पता चलता है, कौन सा कैरियर उसे चूज करना है वो भी इससे पता चलता है। उसके लाइफ पार्टनर की भी, मतलब होने वाले लाइफ पार्टनर की अगर हम DMIT टेस्ट कर ले तो कंपैटिबिलिटी भी पता चलती है। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग देख रहे हैं चेंज मेकर्स पॉडकास्ट। हमेशा की तरह हम अपने चेंज मेकर्स पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, ऐसे चेंज मेकर को इनवाइट करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया बल्कि अपने नॉलेज, अपने माइंडसेट, अपने विजडम के जरिए काफी सारे हजारों लाखों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं हूं आपका होस्ट, मेरा नाम है राकेश जलान। आई एम डिजिटल MSI कोच एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल समाज। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर मुझे लाखों लोगों की मदद करना है ताकि वे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर ऑनलाइन जरिए से मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। तो आज के हमारे गेस्ट को इनवाइट करने से पहले उनके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। तो हमारे गेस्ट आज के DMIT काउंसलर है। शी इज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, रेकी कोच, ओरेकल कार्ड रीडर with more than 5 years of experience। वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है टू नो देयर पोटेंशियल, इमोशंस एंड लाइफ डायरेक्शन। ना सिर्फ इतना बल्कि वो हेल्प करती है टू फाइंड आउट इमोशनल पेन्स, पेरेंटिंग चैलेंजेस, रिलेशनशिप इश्यूज, स्टूडेंट करियर गाइडेंस, इनर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, हीलिंग एंड काफी कुछ जो कि आज हम अपने गेस्ट स्पीकर से जानने वाले हैं। सो मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे इस चेंज मेकर्स पॉडकास्ट के मंच पर, प्लेटफॉर्म पर एक नए एपिसोड में अंजलि जी का। सो अंजलि जी, यू आर ए चेंज मेकर एंड आई एम प्राउडली वेलकमिंग यू टू दिस पॉडकास्ट सेशन। वेलकम अंजलि जी। थैंक यू सो मच। सो आपके इस पॉडकास्ट पर आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ताकि मैं भी लोगों तक पहुंच पाऊं और ऑब्वियसली यू आर डूइंग आल्सो वेल। थैंक यू सो मच अंजलि जी, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी आप जैसे इंस्पिरेशनल पर्सन को वेलकम करते हुए, एंड वो भी हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। जैसे कि ये जो मैसेज है सिर्फ हम दो के बीच नहीं बट काफी सारे लोगों तक पहुंच पाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कोलैबोरेटिंग हियर, राइट। जैसे कि आप हमारी ऑडियंस तक पहुंच पाए। सो अंजलि जी, आप बताइए कि आपका जो बचपन का, योर चाइल्डहुड डेज, कि बचपन से ऐसा आपका सोच था कि आप हीलिंग, रेकी, पेरेंटिंग, इतने सारे डाइवर्स फील्ड्स में है, तो कैसे ये थॉट प्रोसेस आया? आपने पढ़ाई क्या किया? आपका फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। ओके, सो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं अंजलि बोहरा, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात, और आई एम born and brought up in Ahmedabad only. So right now I am 45 और सबसे पहले मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बता देती हूँ कि बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ करने का बड़ा ही जज्बा था। लाइक एक्सप्लोरिंग नेचर हमेशा से रहा कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और बचपन में तो ये था कि कॉलेज लाइफ तक, स्कूल लाइफ तक आई वॉज लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट। आई वॉज लाइक, ऐसा नहीं था कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी या स्कोरर थी या ऐसा कुछ।
बस ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर थी मुझ में। मैं काफी अच्छा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखती थी। बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। और उसके अलावा हमेशा से ये माइंड में रहता था कि अपनी बॉडी फिटनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है। तो ये स्पोर्ट्स के थ्रू मेरी लाइफ में एंट्री हुई। एक कहते हैं ना कि हेल्थ के बारे में सोचना, या मेंटल हेल्थ या इमोशनल या फिजिकल हेल्थ। सबसे मेन फिजिकल हेल्थ के ऊपर जो मेरा फोकस गया वो ये जो मैंने बास्केटबॉल नेशनल्स खेला और बहुत सालों तक उसके अंदर मैं इन्वॉल्व रही। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे आगे भी मुझे काफी सारे चांसेस मिलते रहे। बट ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक मेरा काउंसलिंग फील्ड के अंदर कहीं भी कोई लेना देना नहीं था। लाइक सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी आ पाऊंगी। बट यस, एक चीज जरूर मैंने, मतलब अभी मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे एक चीज जरूर क्लियर हो रही है कि मैं अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स, अपने कजिन्स को कभी भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो मेरे पास आते थे। तो मैं उन्हें गाइडेंस जरूर देती थी। मतलब गाइडेंस भी ऐसा होता था कि वो दोबारा मेरे पास आते थे। मतलब उन्हें ऐसा एहसास होता था, अच्छा फीलिंग आता था, मुझसे बात करके वो रिलैक्स्ड फील होते थे। तो ये चीजें मतलब थ्रू आउट माई लाइफ चलती रही, बिफोर मैरिज ऑल्सो एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो। लाइक मैंने स्टडीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो एजुकेशन में मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स किया हुआ है, मतलब बीकॉम। उसके बाद लाइक आई बिलोंग टू अ मारवाड़ी जैन फैमिली। तो हमारा क्या है ना कि उस टाइम में ये माइंडसेट होता था कि चलो, जैसे बिजनेस फैमिली, बिजनेस, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेस फैमिलीज होती है ना, तो उनका क्या माइंडसेट होता है कि हाँ बच्चे बैचलर्स कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद उनकी शादी कर लो। उस जमाने में ये हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी माइंडसेट वही था कि चलो हमें क्या करना है, पढ़ना तो है नहीं। तो मैं पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं थी। बट यस, ये जरूर होता था कि मैं जो पढ़कर जाती थी वही आता था, और मैं काफी अच्छा स्कोर कर लेती थी। सो दिस वॉज द थिंग। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो लोग भी मुझे काफी बोलते रहते थे, पूछते रहते थे कि तुम पढ़ती तो हो नहीं, तुम मार्क्स कहाँ से लाती हो। मुझे याद है कि सेकेंड ईयर बीकॉम का जब चल रहा था, तब मुझे याद है कि आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो अकाउंट्स के अंदर आई स्कोर्ड, सेकेंड ईयर के अंदर आई स्कोर्ड आउट ऑफ 100, आई स्कोर्ड 96 मार्क्स। सो मेरी 96। बैलेंस शीट्स, यस बैलेंस शीट्स, दो बैलेंस शीट्स आ रही थी उस वक्त, और दोनों बैलेंस शीट्स टैली हो गई थी। तो सारे मेरे फ्रेंड्स यही बोलते रहते थे कि यार तुम पढ़ती नहीं हो, तुम लाती कहाँ से हो मार्क्स। और थर्ड ईयर में मुझे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था बिकॉज ऑफ माई स्कोर। उस जमाने में 70 to 75% कॉलेज में आना, दैट वाज अ वेरी हाई स्कोर। राइट। यस। तो ये सारी चीजें थी कि मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, उसका कारण था कि मैं पढ़ती ही नहीं थी। मतलब हाँ। मेरे जो ट्यूटर्स, मैंने 10th 12th में जो बोर्ड की ट्यूटर्स मेरे जो थे, ट्यूशंस जो लेते थे, कोचिंग जो मेरी लेते थे, वो लोग एक ही बात बोलते थे कि तुम अगर पढ़ लो ना तो टॉपर बन सकते हो। बट मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं थी। तो अब जरूर लगता है कि शायद पढ़ लेना चाहिए था, बट अब ठीक है ना, ठीक है, अब जो हो गया वो। लेकिन पास्ट को याद करते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमेशा से थी। यस। आफ्टर दैट 24 की एज में मेरी मैरिज हुई। और मैरिज भी एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली में मैरिज हुई, जहां पर मतलब मेरे जो इन लॉज हैं, उन्हें वो चीजें बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरी डॉटर इन लॉ कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। उन्हें बस ठीक है, घर संभाले, बच्चों को संभाले, मतलब यही सारा कुछ हमारा फैमिली का माहौल था वहां पर। तो मैंने फिर उस वक्त भी अपने दिमाग में एक ही चीज रखी कि जो है वो एक्सेप्टेंसी पहले से ही थी, क्योंकि हम मारवाड़ी फैमिलीज में हमें हमेशा से यही, मतलब उस वक्त में ऐसे ही था कि हम एक ऐसे ही था। एक्सेप्टेंसी के साथ, हाँ एक्सेप्टेंसी आ जाती थी कि हाँ चलो, जितना पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर, और फिर बाद में मैरिज ही करनी है आखिर। तो शायद घर ये संभालना वजह है, भी थी। किचन में रहना है। ये
हाँ एग्जैक्टली और यही वजह थी शायद जिसकी वजह से मैंने कभी स्टडीज पर फोकस ही नहीं किया। मैंने कहा कि फोकस। आखिर तो मैरिज ही करनी है, कुछ करना तो है नहीं। और फैमिली में भी कभी मतलब मेरे बड़े भैया वगैरह वो भी बीकॉम ग्रेजुएट थे और फिर बिजनेस में लग गए। तो मुझे किसी ने कोई होता है ना एक गाइड करने वाला, जैसे राइट नाउ अभी मैं अपने बच्चों को गाइड करती हूँ कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, आपको इस फील्ड में जाना है, वैसे फील्ड में जाना है। मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो मैं बिंदास तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करती हुई, हाँ ये जरूर कह सकती हूँ लाइफ फुल टू एंजॉय की थी मैंने। काफी मतलब स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फन मस्ती, एवरीथिंग, लाइक बहुत मजे किए थे। ये पूरी जो जर्नी रही उसमें ये था कि मेरा टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वो मतलब मैरिज का था। मैरिज के बाद मैं एकदम से, मतलब बोलते ना कि एक चुलबुली सी लड़की एकदम से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो कैसा माहौल हो जाएगा, उसका माइंडसेट कैसा हो जाएगा। तो बस मेरा माइंडसेट वो सीरियस बच्ची बनकर रह हाँ गया, सीरियस। मतलब सीरियस बन गई मैं, एक मेच्योर्ड सीरियस मेच्योरिटी लेवल अचानक से बूस्ट हो गई कि हाँ अब मैं, मुझे है करना ना घर पड़ेगा। संभालना है। एक्सेप्ट कर लिया था, इजीली एक्सेप्ट कर लिया था, कुछ कुछ चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में आते ही हैं। तो वो सारी चीजें होती रही आगे। बच्चे भी हुए, दो स्वीट डॉटर्स हैं मेरी। और उसके बाद हम मतलब राजस्थान में पाली नाम का हाँ एक छोटा वाली। सा शहर है। हाँ तो वहाँ को बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे इन लॉज वहाँ के हैं। और आफ्टर मैरिज में वहाँ करीबन 12 साल 15 साल वहीं थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर हस्बैंड को हमेशा से था कि उन्हें अहमदाबाद शिफ्ट होना है, क्योंकि उनका ओके। माइंडसेट मतलब अहमदाबाद देखने के बाद में जब जब यहाँ अहमदाबाद आते थे, मतलब वो है ना 15 ईयर्स में मैंने ये देखा था कि वो विदाउट एनी रीजन अहमदाबाद आना चाहते थे, मतलब जस्ट फॉर 3 डेज 5 डेज ऐसे घूमने के लिए। वो उन्हें अहमदाबाद से काफी अट्रैक्शन था और मुझे बचपन मतलब सॉरी पहले से ही मुझे राइट फ्रॉम द इनिशियल मैरिज लाइफ तभी से ही मुझे कहा था उन्होंने कि कभी ना कभी हम अहमदाबाद शिफ्ट जरूर होंगे। तो बस आफ्टर 15 ईयर्स ऑल ऑफ अ सडन हमारा अहमदाबाद शिफ्टिंग का प्लानिंग बना। और वो स्पेशली रीजन था बच्चों की एजुकेशन का। मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे तो दिमाग में यही था कि मुझे तो अब भी बच्चों को ही संभालना है और घर ही संभालना है। हाँ ये लाइफ की जर्नी, मतलब ये जो 15 ईयर्स थी उसमें कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। आई आई मतलब आई डिडंट एवर लाइक टू सिट आइडल। मैं शांति से यूं मतलब ऐसे आराम से बैठे रहो ऐसा मुझे कभी लाइफ में ना अच्छा लगता था और ना अब लगता है कभी भी ऐसे। हम बोलते हैं ना कि फ्री बैठे हो, तो फ्री बैठना मुझे बिल्कुल पसंद ना था और ना अभी है। अब तो फ्री इतने है ही नहीं, लेकिन पहले भी नहीं था। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी कभी मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ काम कर लिया, हाँ कभी कुछ ना कुछ, कुछ। मतलब वहाँ पाली में ये था कि बच्चों को इंग्लिश और फोनेटिक्स वगैरह में बहुत इश्यूज थे, तो मैं वहां पर बच्चों को फोनेटिक्स सिखाना। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफी अच्छी थी, तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें भी ऐसे क्लासेस वगैरह लेती थी। तो काफी सारी चीजें मैं करती ही रहती थी। ये चीज हमेशा से रही। या यही मेरी जब तक मतलब मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई तब तक की मेरी ये जर्नी रही। तो आप काफी डाइवर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आपके अंदर मुझे एक आर्ट, एक कला बोलते हैं ना, वो दिखती है। बिकॉज थैंक यू सो मच। एवरीथिंग, ये हर एक चीज आर्ट होता है। पेरेंटिंग इज एन आर्ट, साइंस आर्ट, एग्जैक्टली राइट। तो साइंस एग्जैक्टली। हो गया, विज्ञान, आर्ट हो गया, कला, राइट। एंड जो पेंटिंग वगैरह आप करते थे, राइट, पेंटिंग, नहीं, पेंटिंग भी करते थे आप, राइट। सो आप एवरीथिंग मतलब सब कुछ इन्वॉल्व था उसमें, मतलब पेंटिंग ले लो, आर्ट एंड क्राफ्ट ले लो, ड्राइंग ले लो, मतलब वो बोलते ना क्रोशिया, सिलाई बुनाई, सब कुछ। मैंने इतनी सारी एवरीथिंग। चीजें बनाई हुई है। आज भी मेरे फादर के हाउस में, मेरे पियर में सारी पेंटिंग्स, काफी कुछ वहां पर लगा हुआ है। जो मैंने पहले बनाया था वो आज भी लगा हुआ सब है। लगा हुआ है, राइट।
यस। So you moved from Rajasthan to Ahmedabad, Gujarat. So आपके हस्बैंड वहां पर ऑलरेडी यस। उनका बिजनेस था। हाँ, लाइक हमारा घर वहाँ पाली में भी है, और बिजनेस वहां पर भी है। और यहाँ पर बच्चों का और ये सारा कुछ स्कूलिंग वगैरह चलता रहता है, और हस्बैंड का 15-15 डेज का आना जाना इस तरह से उनका चलता रहता है। ओके। यस। और नाइस। मैं ये कह सकती हूँ कि दिस वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं कुछ आगे बढ़ पाई, क्योंकि मुझे एक बोलते हैं ना कि जैसे हस्बैंड जब नहीं यहाँ होते थे, अहमदाबाद नहीं हम्म। होते थे, 10 डेज या 15 डेज का जो भी टाइम मिलता था मुझे, तो मैं उस वक्त काफी फ्री रहती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो उस वक्त मुझे क्या करना है, तो मैं एक्सप्लोर करती जा रही थी। उसी दौरान पैंडेमिक का टाइम भी आया, तो 1-2 साल तो ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रह रही थी, ऑनलाइन कुछ कर रही थी। तो कुछ चीजें मतलब ऐसे चलती जा रही थी, और फिर बाद में जो ये मेरा काउंसलिंग का जर्नी है, वो ऑल ऑफ अ सडन मेरे सामने आया। हस्बैंड का एवरी 15 डेज अहमदाबाद एंड उसके बाद पाली एंड अहमदाबाद ऐसे आना जाना करते थे, हाँ, राइट? हाँ, 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 ओके। तो हाँ। इस बीच में आपको फ्री टाइम मिल जाता था टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एग्जैक्टली। एंड तो एंड कुछ आप ना कुछ हमेशा से आप एक्सप्लोर करते आए आए हैं, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड एग्जैक्टली। डेज। यस। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप, फिटनेस, यहीं से हम डायनेमिक हो जाते हैं बचपन से, वो हमारे राइट। जीन्स में चले जाता है। जो स्पोर्ट्स में राइट। रहते हैं, फिटनेस पर ध्यान देते हैं बचपन से, पढ़ाई ये एक अलग चीज होगी, एकेडमिक्स वाली बात अलग चीज होगी, मार्क्स लाना, बट कहीं ना कहीं खेलना कूदना मस्ती करना, फन, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, ये एक कीड़ा, ये एक जज्बा आपका बचपन से बना था। एंड जैसे ही आपको एग्जैक्टली। मौका मिला आफ्टर मैरिज, एंड क्योंकि पहले तो हम्म। मम्मी पापा के होटल में थे, यू आर एंजॉयिंग लाइफ, जैसे जा रहा है, बट शादी के बाद जिम्मेदारी आ गई, सीरियस हो गए, आपको लगा कि आपको अभी अपना आइडेंटिटी बनाना, अपना एक अलग सा पहचान बनाना है। तो आपने मौका ढूंढा कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता था, यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, क्योंकि आपके अंदर वो चीजें पहले से थी। आप पाली में भी यू आर इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, फोनेटिक्स, ये सारे ऑलरेडी आप एंगेज थे इन लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन नहीं मिला। तो मुझे बताइए कि आपने ये जो डायरेक्शन को चूज किया एज ए डीएमआईटी काउंसलर, इसके ऊपर आपने कुछ कोर्सेज किया होगा, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, इसके ऊपर भी आपने कोर्सेज किया होगा, रिकी, हीलिंग, ओरेकल कार्ड रीडर, न जाने क्या क्या। तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग इन राजस्थान। जो राजस्थान में आप कर रहे थे पाली में, वो तो पेंटिंग का था, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा था, एंड ये जो अभी आप फील्ड चूज कर किए है, ये तो डिफरेंट है। तो इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ, फ्री की, न्यूमरोलॉजी, राइट। डीएमआईटी, ये बताइए। हम्म। सो चीजें ये थी कि इसके पीछे कहते हैं ना कि मेरा पाली जाना, लाइक बोलते हैं ना कि डेस्टिनी प्लेज अ वेरी बिग रोल। मैं हमेशा से चुलबुली पर्सन रही थी, और कह सकते हैं सो कॉल्ड पापा की परी भी रह चुकी थी। तो पापा को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो अहमदाबाद को छोड़कर कहीं और मुझे भेजे। सो अब अच्छा। डेस्टिनी थी, तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें नहीं वर्कआउट हो रही थी, तो पाली जाना पड़ा। अब उस वक्त तो मैं काफी सोचती थी कि हाँ, छोटे से शहर में, और मैं काफी ब्रॉड माइंडेड थी। ऑल ऑफ अ सडन सडन मुझे थोड़ा सा, कह सकते हैं उस वक्त काफी कंजर्वेटिव फैमिली थी मेरी, तो वहां एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो वहां पर मेरा जुड़ना हुआ मेरे गुरुदेव से, विराट गुरु जी, जिसके नाम पर मैंने ये विराट एकेडमी का नाम भी रखा है। हम्म। तो दैट वाज माय, मैं कह सकती हूँ, द होल वर्ल्ड चेंज्ड। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पूरी मेरी इंटरनल पर्सनालिटी जो है, वो
काफी चेंज हो रही है। मैं जब उनसे मिली तब वक्त वो था जब मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में थे। और उस वक्त मेरा उनसे मिलना हुआ। और वो वक्त था जब मैंने एहसास किया कि सच में एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज क्या होती हैं, और भगवान हमें कब किससे मिला देता है, एज योर वेल विशर, एज योर सपोर्टर, या मेंटोर, या गुरु। तो मुझे उस वक्त ये जो मेरे विराट गुरु जी हैं, वो उनसे मेरा जुड़ना हुआ। और उन्होंने मेरी लाइफ काफी चेंज कर दी। लाइक उनकी नॉलेज जो थी वो आज भी मेरे काम आ रही है। हर छोटी चीज में उनका एक ही कहना था कि लाइफ को मस्ती से जीना सीखो, मस्ती से जियो। जब भी हम कॉल पर बात करते थे या फिर हम उन्हें फेस टू फेस मिलते थे, तो उनका आशीर्वाद हमेशा उनके मुंह से जो निकलता था वो निकलता था, मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। चाहे आप पॉजिटिव उसमें हो, पॉजिटिविटी के फेज में हो, या फिर कोई नेगेटिव इश्यूज को फेस कर रहे हो, लेकिन इन एनी वे आपको मस्त रहना है। और ये यस। चीज मैंने जो सीखी वो मेरी जो मैरिज लाइफ थी उसके अंदर भी काफी अप्स एंड डाउन्स आए थे। तो उसमें मैंने बताया आपको अभी कि जो मेरे हस्बैंड है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। और तब मैं अपने गुरुजी से मिली और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही थी कि आप हॉस्पिटल में हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक ही चीज सोचिए कि खुद को खुश रखिए, आप खुद भी मस्त रहिए और उन्हें भी खुश रखिए। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि आपको उनको मतलब 1 मंथ तक तो एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज रखा जाएगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने उस वक्त मतलब मैं तो काफी दिखती बात है ना, अगर डॉक्टर्स इतना क्रिटिकल सिचुएशन बता दे तो हम कितने मतलब टूट से जाते हैं ना। मेरी डॉटर, मुझे याद है, छोटी वाली डॉटर जस्ट 8 मंथ्स की थी उस वक्त। तो गुरुजी ने हमें क्लियरली, मुझे, मैं और मेरे पापा थे उस वक्त उनके साथ बात करने में, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि राइट ऑन द 5th डे ही विल गेट द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। और करना सिर्फ हमें ये था कि खुद भी खुश रहना था और हस्बैंड को भी हर वे में उन्हें हंसाना था, उन्हें फील करवाना था कि नहीं, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज थी उस वक्त के 2 महीने बाद। तो हम लोग काफी बातें करते थे कि जल्दी से बाहर यहाँ से निकलो, फिर हम डांस सीखेंगे, ये करेंगे, शॉपिंग करेंगे, वो करेंगे, मतलब ये सारी बातें स्टार्ट हो गई। और यस। मानिएगा कि जस्ट द नेक्स्ट डे वो ऑल ऑफ अ सडन मतलब उनके सारे जो टेस्ट्स थे काफी नॉर्मल हो चुके थे और डॉक्टर्स वे सरप्राइज्ड कि मतलब एक दिन में इतना फर्क। और एक एक दिन जैसे निकलता जा रहा था तो डॉक्टर्स ने बोला इनका तो सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है। हमें तो लगा उन्हें काफी लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा। एंड राइट एग्जैक्टली ऑन द 5th डे ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो वहां से मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक तरह से किसी को भी बोलेंगे तो ये चमत्कार लगेगा कि यस। गुरु ने कहा और हो गया, लेकिन इन सब के पीछे साइंस है। साइंस हमारे माइंड की, बैक ऑफ द माइंड। गुरुजी ने हमें क्या कहा था कि खुद भी खुश रहो और हस्बैंड को भी खुश रखो। तो इसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को यस। इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि हम खुश एग्जैक्टली। हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। और उन्होंने कह दिया कि 5th डे उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि 5th डे डिस्चार्ज मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सो ये हम यूनिवर्स में ये जो जिस तरीके से मतलब वो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था इन चीजों को उस वक्त भी समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज सरप्राइज, डॉक्टर्स वे सरप्राइज, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब इतना क्रिटिकल केस था, 1 महीने तक
हॉस्पिटल में एडमिट कर रहने का बोला गया था। और राइट ऑन द 5th डे ही वाज डिस्चार्ज बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स ने कहा अब तो इनको यहाँ रखने का कोई मीनिंग ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सो यहाँ से मेरी जर्नी एक तरह से कही कह सकती हूँ कि स्टार्ट हुई। जो चीजें हुई उसको जानने का एक बोल सकते हैं कीड़ा चालू हो गया दिमाग में कि यार क्या है ये। पहले उस वक्त तो चमत्कार के फॉर्म में एक्सेप्ट किया कि यार ये तो चमत्कार हो गया, सबने, हमारी सारी फैमिली वालों ने, कि ये तो जबरदस्त चमत्कार हो गया। और उस वक्त से गुरुजी पर भी इतना बिलीफ हो गया कि कहते ना कि एक गुरु लाइफ में होना जरूरी है। तो वो गुरु जस्ट मुझे फर्स्ट डे मिले, उन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मतलब कह सकते हैं ना कि एक पूरे परिवार को उन्होंने बचाया है। यू नो, अगर अगर हम उस नेगेटिव फेज में होते, हम जैसे डॉक्टर्स ने अगर बोल दिया कि हाथ झटक दिए, तो हम भी अगर हाथ झटक देते, हमने भी अपने विल पावर को या वो सबकॉन्शियस माइंड को ये एक्सेप्टेंसी डाल दी होती कि हाँ आपको कुछ नहीं हो सकता, तो पता नहीं सिचुएशंस क्या होती। यस। सो दिस इन दिस वे माय लाइफ स्टार्टेड, लाइक एक जर्नी स्टार्ट हुई कि इसे किस तरह से एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं गुरुदेव के सानिध्य में काफी रही हूँ और उनसे काफी नॉलेज ली, लाइफ बेस्ड। उन्होंने इतनी बातें हमें बताते थे, मतलब हम जितने भी फॉलोअर्स थे उनके, मतलब फॉलोअर्स अभी हैं, गुरुजी तो देवलोक हो गए हैं। सो अच्छा। हम जितने भी फॉलोअर्स हैं वो आज भी वही चीज को फॉलो कर रहे हैं, और वही चीजें आप मानिएगा हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट में, बुक हाँ, में। यस। वही नॉलेज हम पढ़ रहे हैं द मैजिक बुक में। इसकी 4 मतलब ये जो मैजिक। ऑथर है, उन्होंने रॉन्डा 4 ब्राइट। बुक्स की सीरीज, हाँ 4 बुक्स की पूरी सीरीज निकाली थी। सारी की सारी नॉलेज हमें गुरुजी ने आज से 15 साल पहले ही दे दी थी। पर उस वक्त हमें भी इतना समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है। बट हाँ, एक बिलीफ सिस्टम ये जरूर था कि मैंने तो एक्सपीरियंस किया था, हस्बैंड को इस तरह से बाहर आते हुए एक्सपीरियंस किया था। अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए मैंने देखा था अपने आप को, अपने परिवार को। तो वो चीज जरूर मुझे बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। तो 2 3 4 साल तक चलता रहा ये सारा कुछ। एंड उस वक्त भी मैं पाली में ही थी। फिर उसके बाद मेरा जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन जो आया, कहते हैं ना कि गुरुजी के देवलोक होने के बाद में काफी अंदर से वो चीजें आने लग गई कि क्या मैंने अपने, मतलब एक बोलते हैं ना फिजिकली हमारा इतना अटैचमेंट हो गया था, फिजिकल हम मिलते थे, करते थे, उनकी बातों को सुनते थे, करते थे, वो सारा कुछ अब नहीं रहा। तो काफी मतलब अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी। लेकिन जो हमारे और भी हमारे महाराजाजीज भी हैं जिनको गुरुजी ने काफी अच्छे से, मतलब जो कहते हैं ना कि गुरुजी के बाद जिनको हाँ। सारी चीजें मिली, एक बोलते हैं ना विरासत के फॉर्म में, तो हाँ, वो यस। सारा कुछ हमें धीरे धीरे हमारे महाराजाजी से भी मिलने लग गया। हमारा जो ये ग्रुप है वो चरम मंगल ग्रुप है। और अल्टीमेटली यहाँ पर एक ही चीज हमें सिखाई जाती है कि प्रैक्टिकली जिंदगी को कितनी मस्ती से जिया जा सकता है। यस। सो ये चीज धीरे 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 मेरे अंदर भी उतरने लगी। मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन कहते ना कि हम जितना ज्यादा सुनते हैं, गुरु को सुनते हैं, और भी इस तरह मतलब सारे महाराजाजीज के पास में सानिध्य में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाना स्टार्ट हो जाती है। और थ्रू आउट माई लाइफ, क्योंकि इसके बाद में मेरी बेटी का भी ऐसा ही इशू हुआ था हॉस्पिटल का, तो गुरुजी ने हमें विजुअलाइजेशन की टेक्निक उस वक्त बताई थी कि थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो कि अगर आप कोई नेगेटिव फेज में हो, तो अगर जैसे मेरी डॉटर आईसीयू में एडमिट थी एट द एज ऑफ 4, उसको हिमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था ड्यू टू सम साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। तो उसका 2 हिमोग्लोबिन हो गया था। तो उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था, प्लेटलेट्स चढ़ रहे थे, ब्लड चढ़ रहा था। और उस वक्त आई वॉज इन द स्टेट ऑफ, कहते हैं ना कि
स्माइल कर रही हूँ, एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, ये सारा कुछ मेरे माइंड में चल रहा था। और डॉटर को एक हाथ में प्लेटलेट्स चढ़ रहे हैं, एक हाथ में ब्लड चढ़ रहा है, मतलब ये सिचुएशंस थी। और डॉटर को भी मैं यही चीजें विजुअलाइज करने के लिए उस वक्त बोलती रहती थी। अब वो इतनी छोटी सी बच्ची, लेकिन उसे ट्राई करती थी कि उसे ये चीज समझ में आए कि हाँ, जैसे हमने हॉस्पिटल में जाने से पहले ये प्लान आउट किया था कि हम ये मूवी देखने जाएंगे, इस मॉल में जाएंगे। मैं उसे हॉस्पिटल में ही उसे विजुअलाइज करवाती थी कि देखो तुम ये विजुअलाइज करो, हम हॉस्पिटल में नहीं है, हम जिस रूम में हैं दिस इज अ वेरी नाइस, मतलब किसी होटल का रूम है, और हम मजे से एंजॉय कर रहे हैं उस रूम में। वहां टीवी भी लगा हुआ था, तो देखो ये होटल का टीवी है, ये है ये वो, मतलब इस तरह से हम हमें जो गुरुजी से ज्ञान मिला था, मैं उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने लग गई। एंड लिटरली आप मानेंगे 3-4 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही। इवन डॉक्टर्स और नर्स भी बोलती थी कि आपकी बेटी कितना कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, इतना सब कुछ लगा हुआ है और मतलब इतने दर्द में है, और फिर भी वो हंस रहा है। यानी मतलब वो वहां हम लोग बैठे बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं, डमशालास खेल रहे हैं, मतलब ऐसी सारी चीजें करते थे। तो वो सारी चीजें ही मैं आज बच्चों को, एंड इवन जो भी बड़े हैं उनको मैं ये सारी टेक्निक्स ही सिखाती हूँ कि कैसे हम अपने माइंड को, ब्रेन को, एंड इवन अपने इमोशंस को अपने विल पावर से या तो वो प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कहते हैं ना कि या हम उसको एक ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू उसको पूरा माइंडसेट उसका चेंज कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम वहां की वहां है, प्रॉब्लम्स चेंज नहीं हुई है। डॉटर को हॉस्पिटलाइज होना था, वो थी 3 दिन वहीं। उसको जो मतलब प्लेटलेट्स चढ़ने थे, जो उसको दर्द, उसके पेन्स जो उसको सहन करने थे, वो सब कुछ उसने किया, लेकिन मस्ती से। तो यही चीज हमें हमारे गुरुजी ने सिखाई थी, जो आज मेरे बहुत काम में आ रही है, बहुत काम में आ रही है। लाइक जो भी फील्ड मेरी ये स्टार्ट हुई, जितनी भी एक एक करके मोडालिटीज मैं सीखती जा रही हूँ, तो इसके अंदर भी, ये जर्नी में भी ये रहा कि गुरुदेव के जाने के बाद मैं हमेशा काफी बार अपसेट सी हो जाती थी। मैं गुरुजी को, मतलब कहते ना कि दिल से हम सोचते हुए थॉट्स में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप क्यों इतना जल्दी चले गए, क्यों, मतलब मेरे साथ और थोड़ा टाइम अगर होते तो मतलब कितना हम और आपसे सीख पाते। ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मतलब कुछ वक्त में ही मारा साजीज की भी लाइफ में एंट्रीज हुई। मतलब कुछ और भी लोगों की एक एक करके एंट्री होने लग गई। तब एक फीलिंग आ रही थी कि ये सभी लोगों को गुरुजी ही भेज रहे हैं, यही यस। लोग वही सारी बातें कर रहे हैं, और वही सारे सिचुएशंस में, मतलब वो सारी जो मैं गुरुजी को मिस आउट कर रही थी, वो सारी चीजें मुझे अब महाराजा जी और भी जितने भी लोग मेरे मेंटोर्स मुझे मिलते गए, वो उनमें मुझे दिखने लग गई। तब मुझे ये एहसास हुआ कि गुरु इज ऑलवेज विद अस, हमेशा, चाहे वो साक्षात हमारे, प्रत्यक्ष हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स और उनका ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास आ ही जाता है। तो जब मैं यहाँ अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी, तब मुझे याद है कि जैसे जो मेरी एंट्री हुई, आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये काउंसलिंग की फील्ड में एंट्री कैसे हुई, हाँ। तो यस। उसका जो मेन रीजन था, वो मेरी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, जो कि हमारे इस चरण मंगल ग्रुप में ही है। तो उनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने जस्ट ऐसे ही बातों बातों में मेरी बर्थ डेट और सारा कुछ डिटेल्स मांगी। तो डिटेल्स लेने के बाद एकदम अचानक से उन्होंने यही कहा कि आप कर क्या रहे हो, लाइक आप तो बहुत, मतलब बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, इतना पोटेंशियल है आप में, यू हैव अ नाइस कमांड ऑन योर स्पीच, यू हैव नाइस कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो।
मैंने कहा मुझे कोई वे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि लाइक कहते हैं ना कि हम अपने फैमिली लाइफ में बस पूरे बिजी होते हैं, तो हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। ट्राई आउट कर रहे थे, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें चल रही थी, लेकिन एक जो बोलते हैं ना कि बड़ा जो अचीव करना या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरी जो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, मोनिका जी करके नाम है उनका। तो उनके थ्रू आया, उनसे मेरा मिलना हुआ और उन्होंने मुझे फिर गाइड किया कि यू कैन बी अ नाइस काउंसलर। तो उस वक्त तो मुझे काउंसलर का सी भी नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था कि काउंसलिंग भी मतलब कुछ होता है करके, ये भी नहीं पता था। हाँ, गाइड करना वो एक नॉर्मल चीज पता थी, क्योंकि वो तो हम डे टू डे लाइफ में गाइडेंस तो लेते हैं। लेकिन Yes. काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलर्स क्या होते हैं, वो मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो उनके कहने पर कुछ कुछ मैंने कोर्सेज किए। सबसे पहले मैंने काउंसिल इंडिया से चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स किया, क्योंकि उन्हें भी पता था, उन्हें भी सारा कुछ देखकर पता चल गया था, और मुझे हमेशा से बच्चों से बड़ा लगाव रहता है। लाइक आज भी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, तो बड़ा मतलब अंदर से यूं उनसे कनेक्शन फील होता है, उनसे बातें करना, और बच्चे बड़े इजीली मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग हाँ, सब इजीली कनेक्ट हो कनेक्ट हो जाते जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों से मेरा मतलब पर्सनली बहुत अच्छा अंदर से मुझे फीलिंग आती है, उनकी मासूमियत, उनका मतलब वे ऑफ टॉकिंग। तो जो बचपना उनका जो देखते हैं ना हम, वो एक अलग ही लगता है। वो बहुत अच्छा, एक टची फील होता है। सो बच्चों से रिलेटेड मुझे कुछ करना था, तो मैंने ये चाइल्ड काउंसलिंग का कोर्स किया। आफ्टर दैट मुझे एक बहुत ही अच्छे मेंटोर मिले, जो कि यही एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, जिनसे मैंने डीएमआईटी के बारे में पूरा एक डिटेल्ड कोर्स सीखा। अ, वो राजकोट को बिलोंग करते हैं। तो उनसे मैंने डीएमआईटी का पूरा कोर्स किया, और धीरे 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 आगे बढ़ने लगी। काफी 1 साल 1.5 साल तक मैंने काफी सारी डीएमआईटीज, पहले तो सभी हमारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स फ्रेंड्स की डीएमआईटी टेस्ट की। का लाइक फुल फॉर्म डीएमआईटी, क्या है, व्हाट इज? हाँ, यस। हाँ, उसका फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब इसके थ्रू इट्स कह सकते हैं कि इट्स अ साइंटिफिक फॉर्म ऑफ कुंडली। लाइक इसके थ्रू आप किसी भी इंसान का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनका पोटेंशियल, उनकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग यू कैन नो। इवन यू कैन कम टू नो कि बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी है। जैसे आज अगर बच्चे की डीएमआईटी टेस्ट करवाते हैं, तो उस बच्चे की मदर और फादर को ये गाइडेंस हम दे सकते हैं कि आपके बच्चे की पेरेंटिंग आपको कैसे करनी है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर किसी के जैसे 2 बच्चे हैं, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लूं, तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो दोनों की पर्सनालिटी अलग है, दोनों का स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, दोनों की पेरेंटिंग भी अलग होगी। सो So it is for ये children. चीजें DMIT test is for नहीं, children. नहीं. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चों का ही कर सकते हैं। इट्स कि आप ये फिंगरप्रिंट्स की टेस्ट होती है, जैसे हमारे जो ये फिंगर्स हैं, उसमें जो टिप्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रिजेस दिखेंगी, लाइंस दिखेंगी कुछ। Hmm. तो ये पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं, उसे सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक रिपोर्ट जनरेट होती है। सो Okay. उस रिपोर्ट की मदद से आपको सारा कुछ ये हमें सिखाया गया है, इसका पूरा कोर्स किया है, तो इसके थ्रू हमें ये सारा कुछ पता चल जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, इट्स द हाँ, रीडिंग ऑफ द स्टार्स, रीडिंग हाँ, ऑफ द नंबर्स। numbers. तो Yes. यहाँ पर रीडिंग ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, Tip of the फिंगरप्रिंट्स finger. डायरेक्टली, यस, टिप ऑफ द फिंगर। तो फिंगरप्रिंट्स हमें पता है कि कभी चेंज नहीं होती है। आप Hmm. आपका जब जन्म हुआ है तब से लेके टिल द एंड ऑफ योर जर्नी, तब तक मतलब
डेथ तक, आप जब तक इस दुनिया में हो तब तक आपकी फिंगरप्रिंट्स जो है, ये टिप्स जो है, इसीलिए कहा जाता है ना आधार कार्ड में हाँ और सब हाँ जगह हम हाँ, थंब इम्प्रेशंस लेते हैं, व्हाई? क्योंकि ये वो कभी चेंज चेंज नहीं होता है। नहीं होती है, वो कभी नहीं। चेंज नहीं होती है। सो हम्म, ये एक लाइफ टाइम रिपोर्ट है। एक बार आपने रिपोर्ट करा ली, आपको इन ईच एंड एवरी मतलब एज ग्रुप में आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। लाइक बचपन में अगर करवा दिया जाए तो ये पता चलेगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। लाइक हमने सुना है कि पेरेंट्स काफी सारे एक्टिविटीज में बच्चे को डाल देते हैं, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में भी डाल दिया, म्यूजिक में भी डाल दिया, डांस में भी डाल दिया, स्पोर्ट्स में भी डाल दिया। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में ही बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा माहिर है, उसकी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में है, पोटेंशियल उसका पूरा स्पोर्ट्स में है, तो आप दूसरी एक्टिविटीज को बिल्कुल भी फोकस ना करें। ठीक है, थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में भी उसे अगर जिस भी स्पोर्ट्स के अंदर उसको इंटरेस्ट आ गया है, जैसे कि टेनिस ले लो, कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी वाला स्पोर्ट्स ले लो, तो काफी बच्चे मतलब छोटे बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट ले लेते हैं, बास्केटबॉल है। तो ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स में, कराटे है, टाइकोंडो है, अगर मतलब स्पेशली मैं गर्ल्स को तो सजेस्ट करती हूँ कि जो भी पेरेंट्स की डॉटर्स हैं, उन्हें आप सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाएं। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। ये एक पर्टिकुलरली ऑल ओवर सारे ही गर्ल्स फीमेल्स के लिए जरूरी है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ पता चल जाती है तो बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर आप उसका करियर बनवा सकते हो। लाइक बचपन से ही अगर उसका गोल अगर क्लियर हो गया, एक ही चीज में वो फोकस्ड है, तो फिर आप मानकर चलो वो जब 8 9 10 तक पहुंचेगा, तब तो उसका कितना अच्छा उसने अचीव कर लिया होगा। लाइक यस। मैंने अपना बास्केटबॉल जो है वो 8th स्टैंडर्ड में चालू किया। तो 8th स्टैंडर्ड में चालू किया तो मैं 10th तक आई, तब तक मैं नेशनल्स खेल रही थी। लेकिन यही चीज मैंने अगर 5th स्टैंडर्ड पहले में कर एट द एज ऑफ हम्म, 10, एट द एज ऑफ 8 कर ली होती, तो न जाने कितनी बार नेशनल्स खेल चुकी होती और कहाँ शायद किस लेवल पर होती। सो दिस दिस इज द डिफरेंस, कि जो पेरेंट्स को हम समझाते हैं, बताते हैं कि बच्चे का डीएमआईटी, आप जब बच्चे का फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाए, यानी एट द एज ऑफ 1 या 2, आप डीएमआईटी टेस्ट इजीली करवा सकते हैं, और तब करवा ही दीजिए। एक बार आपने डीएमआईटी करवा ली, उसके बाद में बच्चा बड़ा होने के बाद 10th के बाद उसे कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है वो भी इससे पता चलता है। हम इससे गाइडेंस देते हैं। कौन सा कैरियर उसे चूज करना है वो भी इससे पता चलता है। एंड इवन उसके लाइफ पार्टनर की भी, मतलब होने वाले लाइफ पार्टनर की, अगर हम डीएमआईटी टेस्ट कर ले तो कंपैटिबिलिटी भी पता चलती है। सो आप वेरी समझ नाइस। रहे हैं कि मतलब कितना मतलब इम्पोर्टेंट ये डीएमआईटी टेस्ट आज के जमाने में हो चुका है। सो काफी पेरेंट्स को और काफी लोगों को डीएमआईटी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। अभी फिलहाल वही चीज है कि डीएमआईटी को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यही मेरा मेन मोटिव है। ताकि जो आज पेरेंट्स फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स अपने पेरेंटिंग में, अपने बच्चों की परवरिश में, स्पेशली टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग आज के जमाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली हो गई है। ये सारी ही चीजें डीएमआईटी की मदद से काफी अच्छे से सॉल्व आउट हो सकती है। तो डीएमआईटी टेस्ट यस। का इस तरह से सो मेरा इसमें जर्नी रहा। हाँ। इसमें इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ पता चलता है, एंड उन स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उन्हें एक फील्ड रेकमेंड करते हैं कि स्पोर्ट्स में एग्जैक्टली। आपका बच्चा का स्ट्रेंथ है स्पोर्ट्स में। सो फिर कुछ चीजों को जज करते हुए आप रेकमेंड करते हैं कि क्रिकेट या बास्केटबॉल कुछ इस तरह से होता है, राइट? आप एग्जैक्टली। रेकमेंड कर पाते हैं, ओके एग्जैक्टली। फाइन।
और इवन इवन है ना, ये भी रहता है कि उसके साथ साथ ही पैरेलली पेरेंट्स को ये भी गाइडेंस दिया जाता है कि आपको अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी है। पेरेंटिंग लाइक कैसे अगर करना। हाँ, लाइक बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, तो पेरेंट्स को बताया जाता है कि उन्हें कैसे बच्चे के साथ में डील करना है। लाइक हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं नॉर्मली पढ़ाई के लिए एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेंगे, बड़े चंचल होते हैं वो, इधर चंचल उधर होते उछल कूदी कर, हाँ, उछल कूदी करते करते फोकस्ड होकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए हम फिर पेरेंट्स को पेरेंटिंग के लिए ये गाइडेंस देते हैं कि बच्चे को ज्यादा बोल बोल ना करें, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, एक ही हैं। इंस्ट्रक्शन बार बार बच्चे को देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और उसमें बच्चा पक जाता है। मतलब बच्चे को ये लगता है, हाँ, एक एक पॉइंट ऐसा आता है जब बच्चे को ये फील हो जाता है ये तो रोज का है, ये मेरे मम्मी पापा तो रोज के बोलते रहेंगे, छोड़ो, हमें नहीं सुनना। तो इससे बेहतर है कि ऐसे बच्चों को बड़े प्यार से डील करना है। उसका पूरा हम प्रोसीजर बताते हैं, अकॉर्डिंगली कैसे बच्चे की और दूसरी चीजें कैसी हैं, क्योंकि इसमें 10 फिंगरप्रिंट्स की 10 इंटेलिजेंसीज होती हैं। ओके। तो वो 10 इंटेलिजेंसीज के अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग का गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से आपके बच्चे का आपको परवरिश करनी है, और उसके साथ ही बच्चे को टैकल कैसे करना है। जैसे अभी मैंने हाइपर एक्टिव बच्चे का एग्जांपल दिया, तो बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हम उन्हें रेमेडीज के तौर पर देते हैं कि बच्चे को साइकिलिंग करने के लिए भेज दो। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ाओ पहले, फिर बाद में स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी खेलने के लिए उसे अलाउ करो। लेकिन हम हाइपर एक्टिव बच्चे को के लिए ये सजेस्ट करते हैं कि पहले उसे इतना थका दो कि वो है ना, अपनी जो चंचलता है, वो इधर उधर दौड़ना भागना, वो थक जाए एक बार के लिए, उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए। क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चे की अगर एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है तो वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएगा पढ़ाई पर। यस। उसकी वेरी नाइस। एनर्जी यूटिलाइज करवाओ, उसको थोड़ा सा साइकिलिंग या कोई भी हाँ, मतलब ये उनका रिलैक्सिंग पार्ट है। ऐसे बच्चों को हम स्पोर्ट्स में डालने का ही बोलते हैं। पेरेंट्स को यही गाइडेंस देते हैं कि उसको ऐसी स्पोर्ट्स में डालो जिसके अंदर उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो। जैसे टेनिस है, या जिसमें दौड़ना भागना बहुत ज्यादा हो, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जिसमें आपका मतलब पूरा बॉडी का वर्कआउट हो सके। तो यस। बैडमिंटन है। तो यस। इस तरह की एक्टिविटीज में हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप बच्चे को करवाइए, आप खुद भी खेलिए, ताकि एक बॉन्डिंग बने। बच्चा जब पेरेंट्स के साथ खेलता है तो उन्हें बड़ा मजा आता है। हेलो। यस। यस। हाँ, हाँ, तो बस इस तरह से हम गाइड करते हैं और उनकी पेरेंटिंग की जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। If you want to learn digital marketing in Hindi in just 60 days without any technical knowledge, then click the link in the description and register now. Our 90-minute webinar is now absolutely free. Seats are limited. यस। यस। और इसके अलावा DMIT की मदद से रिलेशनशिप काउंसलिंग्स भी की जाती हैं। जैसे मैंने प्री मैरिज काउंसलिंग्स भी की हुई हैं, जहां पर बोलते हैं ना कि नॉर्मली मैरिज से पहले कुंडली मिलान करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो हम यस। DMIT रिपोर्ट्स को मतलब रीड करके चेकआउट करते हैं, और दोनों ही पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। और जहां पर जिस भी पार्टनर की कहीं कुछ जैसे किसी का एंगर इश्यूज या इगोइस्टिक या इस तरह के कुछ निकल के आ रहा है, तो सामने दूसरे उसका जो पार्टनर है उसको एक्सेप्टेंसी मोड पर लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। कि आप मतलब आपका जो होने वाला लाइफ पार्टनर है वो इस तरीके का उसका पर्सनालिटी है और उसका नेचर है। तो आपको कुछ हद तक उसे इस वे में देखिए, अगर हम बता दें हाँ। कि हाँ, इस बंदे का हाँ। ये तो नेचर है, तो एक एक्सेप्टेंसी लेवल हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा यस। इसका ये है, अच्छा। क्योंकि कुछ भी होगा तो क्या है ना कि वो पार्टनर यही सोचेगा कि प्रिपेयर्ड हाँ, रहेगा। उन्होंने बोला था कि प्रिपेयर्ड रहेंगे मेंटली, वरना एकदम से झटका लगेगा तो फिर बाद में वो भी नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट। तो ये चीजें हैं कि यस। हम विद द हेल्प ऑफ DMIT इस तरह से कंपैटिबिलिटी तो को भी चेकआउट करते हैं।
ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बता दिया। DMIT से इंटेलिजेंस टेस्टिंग, स्ट्रेंथ पता चलता है, पार्टनर के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी पहले से बता दिया जाए तो एग्जैक्टली। प्रिपेयर्ड रहेंगे एक दूसरे में, एंड अलाइनमेंट प्रॉपर हो पाएगा। राइट। एंड इवन तो डिप्रेशन डिप्रेशन के इश्यूज भी सॉल्व आउट होते हैं इसमें। डिप्रेशन का मतलब डिप्रेसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनकी भी अगर हम डीएमआईटी करते हैं तो डीएमआईटी के अंदर जो भी चीजें उनके बारे में पता चलती है, जैसे अगर पोटेंशियल पता चला तो वो क्या चीज करेंगे जिससे कि उन्हें अच्छा फील हो सकता है, खुशी मिल सकती है, तो हम उन्हें वो भी गाइडेंस देते हैं। और ठीक है, हाँ, सो इस तरह से डीएमआईटी तो कंप्लीट इस पैकेज है। इसमें आप रेकी और ओरेकल कार्ड जो आपने मेंशन किया, तो ये भी आप एग्जैक्टली। इम्प्लीमेंट करते हैं इसके बीच में? देखिए, चीजें ये हैं कि सबसे फर्स्ट तो मैंने डीएमआईटी स्टार्ट किया। अब डीएमआईटी का तो कैसा है कि सारे ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ लॉजिकल हाँ ब्रेन हाँ, वाले होते हैं वो तो ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये एक साइंटिफिक टूल है। साइंटिफिक टूल तो है, जो यस। जो लॉजिक लगाने वाले लोग हैं उन लोगों को तो पता चल रहा है कि हाँ, हम इस तरह से बताते तो उन्हें पता चलता है कि एक साइंटिफिक टूल है तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऑन द स्पॉट कुछ रिजल्ट्स चाहिए। जैसे एक्चुअली मैं एक एक करके ये सारी मोडालिटीज में आगे बढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि डीएमआईटी किया और डीएमआईटी के साथ साथ में ही मैंने सारी चीजें सारी एक साथ चालू कर दी। तो डीएमआईटी के बाद में मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर कोई क्लाइंट या कोई बच्चा मेरे पास आता है, कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुझे ना उसके बारे में ऑन द स्पॉट पता चल जाए, ताकि मुझे उससे डील कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है, वो मुझे पता चले। जैसे न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि बर्थ डेट अगर बता दी जाए, जैसे बच्चे की बर्थ डेट बता दी गई, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और वो उससे हम कैसे डील करें। अब जैसे बच्चे का पता चल गया कि उसे बहुत प्यार से ही डील किया जा सकता है, तो हम अपनी अपनी बात करने का तरीका वैसा करते हैं। अगर बच्चा लगता है कि लॉजिकल बहुत है तो हम उस वे में उनसे डील करते हैं। अगर लगता है कि बच्चा जैसे कुछ देख कर फिर ही समझ पाएगा, तो हम उसे डीएमआईटी टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बताते हैं। डीएमआईटी टेस्ट की कैसे कर रहे हैं हम, वो भी उसको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो अलग अलग तरीके से ऑन द स्पॉट हम कैसे हम किसी भी क्लाइंट को डील कर सके, इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी की तरफ आगे अपना रुख किया कि चलिए, अगर हम सिर्फ बर्थ डेट जानकर तुरंत अगर हमें पता चल जाता है तो क्लाइंट से डील कैसे करना है वो इजी हो जाता है। हमें तो तुरंत पता चल जाता है डीएमआईटी कि सामने वाला। डीएमआईटी में तुरंत हाँ, नहीं पता चलता है, ऑन द स्पॉट? डीएमआईटी में आपको फिंगरप्रिंट्स की टेस्ट करते हैं तब जाके आपको पता चलता है ना। ओके। आप तो ये टेस्टिंग का फिंगरप्रिंट्स की, प्रोसेस जो रहता है वो विद एक इन, स्कैनर होता है। मतलब वो भी 10-15 मिनट का प्रोसेस है। हाँ, मतलब स्कैनर पर जैसे ही हम जैसे इम्प्रेशन रखते हैं, फिंगरप्रिंट किसी भी बच्चे का रखा जाता है, तो हमें सॉफ्टवेयर में वो फिंगरप्रिंट्स दिखती है और हम उसे सेव कर लेते हैं। और उन फिंगरप्रिंट्स को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद में हम उसका पूरा रिपोर्ट जनरेट करते हैं और फिर उनकी पूरी काउंसलिंग सेशन लिया जाता है कि उनके लाइफ में क्या क्या चीजें, वो इन डेप्थ और इन डिटेल रहता है, बहुत डिटेल बारीक बारीक चीजें पता चलती है। ये स्कैनिंग जो करते हैं ये ऑनलाइन में भी हो सकता है या सिर्फ ऑफलाइन में, फिजिकल? एग्जैक्टली नहीं, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता ऑफलाइन है। भी हो सकता है। हाँ, इसका अलग अलग प्रोसेस है। तो वो बस हमें तो क्या चाहिए होता है, ये फिंगरप्रिंट्स जो होती है सारी 10 फिंगर्स की, यही चाहिए होता है। तो हम ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इसके अलग अलग प्रोसेस हैं। ओके, अभी रह गया यस। ओरेकल कार्ड और रिकी, बाकी सब तो आपने यस। कवर कर दिया। इसके बारे में हाँ, थोड़ा तो थोड़ा जल्दी से बता दीजिए ऑडियंस। हाँ, सो न्यूमरोलॉजी
करते समय मतलब जब मैं न्यूमरोलॉजी अप्लाई कर रही थी, काफी सारे क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आए जिन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थे। लाइक आजकल के बच्चे ले लो, ये यूथ जो है आजकल की, उनको बहुत फास्ट चाहिए चीजें। मतलब और कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसे कोई डिप्रेशन में है, तो ये चीजें हैं कि उनकी कोई पर्टिकुलर कोई एग्जैक्ट कोई प्रॉब्लम है कि हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ये आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए, या मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए। तो अब उसको एकदम इंस्टेंट अगर हमें चाहिए, तो हम ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू ये बहुत इजीली कर सकते हैं। लाइक इसमें कैसा होता है कि एज अ मतलब रीडर, ऑरेकल कार्ड रीडर, मैंने इसका पूरा जो कोर्स है वो किया, तो उसमें हमें इंट्यूशन पावर कैसे अपनी बढ़ानी है, एंड साथ में हमें कहते हैं ना कि शक्तिपात जिसे बोलते हैं, एट्यूनमेंट, हमें एट्यूनमेंट दी जाती है। जहां से मैंने सीखा, वो गुरु से हमें एट्यूनमेंट मिलता है, जिसकी मदद से हमारी जो सोचने की शक्ति है, जो हमारा थर्ड आई जो है, वो थोड़ा सा इस लेवल पे आ जाता है कि हम कार्ड्स की मदद से किसी का भी प्रॉब्लम रीड कर सकते हैं, कि प्रॉब्लम को रीड करके उसके सॉल्यूशन पर उसको ले जाया जा सकता है। और ऑरेकल कार्ड्स के अंदर भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी होता है, ओके। नंबर्स उसमें भी काम आते हैं। यस। ओके। सो सारी ही चीजें इंटर रिलेटेड है। अब मैं नॉर्मली मेरे पास जो भी जिस तरह के क्लाइंट आते हैं, उस तरह से मैं हाँ। उनको डील करती हूँ। लाइक उन्हें ये सारा कुछ मैं बता देती हूँ कि ये डीएमआईटी भी है बच्चों के लिए, तो स्पेशली मैं डीएमआईटी रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए तो डीएमआईटी इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत बारीक बारीक चीजें आपको पता चलती है, बच्चों की काफी सारी इंटेलिजेंसेस के बारे में पता चल जाता है। और रेकी का कारण ये था कि कहीं कहीं जहां जहां पर कुछ कुछ चीजों में मैं अटक रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि बोलते हैं ना कि जब हम काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ एनर्जीज हम पर भी बाउंस बैक करती है। यस। तो जब एक एक किस्सा ऐसा हुआ था, तो उस वक्त मुझे ये क्वेश्चन अंदर से आया कि मैं अपने आप की एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट करूं। तो फिर मैं जब मेरे जो मेंटोर्स थे, जो मैंने बताया एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, उनसे मैंने इसके बारे में बात की, तो उन्होंने कहा आपको रेकी सीखनी चाहिए। ये रेकी जो है, इसके थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। रेकी के बाद मैंने ऑरेकल कार्ड्स किया, और ऑरेकल कार्ड्स में भी यही है कि हम अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी थी जो इंटरलिंक्ड थी। देखिए, काउंसलिंग के फील्ड में आना इट्स नॉट हाँ। इजी। हमें तो इतना तक कहा जाता है कि आप अपने घर में कभी भी काउंसलिंग सेशंस ना लें। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपके पास में काफी अलग अलग एनर्जीज वाले लोग आ रहे हैं। कोई डिप्रेस्ड है, परेशान, नॉर्मली परेशान लोग ही आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज पता नहीं किस किस लेवल तक वो नेगेटिव फेज में है। तो उनकी एनर्जीज भी जब वो देखिए, मेरे पास तो जितने भी मोस्टली मदर्स जितनी भी आई हैं, या कुछ टीनेजर बच्चे भी ऐसे आए हैं, जो हाँ मुझसे जब काउंसलिंग सेशन हो रहा होता है, तब वो बहुत रोते हैं। हम्म। उस वक्त वो एनर्जीज बाहर निकलती हैं, और वो एनर्जीज आपके पूरे ऑरे में स्प्रेड होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, स्पेशली आपके घर का ऑरा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपके घर में आपके अदर फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने रेकी के अंदर भी फिर ये सर्टिफिकेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेवल मेरा हो चुका है। एंड आफ्टर दैट अभी और भी चीजें इन लाइन है, जो कि मुझे अंदर से लग रहा है कि आई शुड लर्न। क्योंकि मैं कोई यस। भी ऐसी चीज नहीं रखना चाहती हूँ कि कोई अगर क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, तो वो खाली हाथ जाए। उसे यस। एटलीस्ट मैं इस लेवल पर तो ला दूं कि चलो प्रॉब्लम तो उधर ही है, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल पर तो लाऊं कि वो जो अपना बोलते ना ऐसा वाला इमोजी है, वो ऐसा करके जाए। मतलब हाँ, करेक्ट। सैड वाला इमोजी हैप्पी करके जाए, हैप्पी हैप्पी होकर जाए, और समझ जाए कि उसे अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करना है।
तो मेरा अल्टीमेट जो मेरा गोल है वो सारे ही लोगों के लिए, जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं सभी के लिए यही Great. चीज सोचती हूँ। और जैसे जैसे क्लाइंट्स आते गए, मेरा एक एक स्टेप बढ़ता गया, क्योंकि बोलते हैं ना Yes. कि जब तक आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, जिज्ञासा नहीं आती है, तब तक आप उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करोगे। तो Exactly. रेकी से रिलेटेड चीज हुई, तो मैंने रेकी को एक्सप्लोर किया। फिर अभी रिसेंटली एक वास्तु से रिलेटेड कोई केस आ गया, मैंने सब कुछ किया, उनका कुछ ऐसा रिजल्ट इतना खास नहीं दिख रहा था। फिर जब उनको पूछा गया कि वो किस घर में रह रहे हैं, तो उन्होंने बताया रेंट पर रह रहे हैं। रेंट पर रह रहे हैं तो वो घर का वास्तु कैसा है? तो उन्होंने बताया कि पिछले जो रेंट पर रह रहे थे, उनको भी काफी इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, ये थे वो थे। तब मेरी जिज्ञासा जगी कि वास्तु भी सीखना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए। तो एक एक Correct. करके ऐसे इस तरीके से लेवल्स बढ़ते गए, और अलग अलग मोडालिटीज में मैं एंटर होती गई। काफी सारे सर्टिफिकेट्स हो गए होंगे एंड आपको आपका एक्सपीरियंस दिन जी। पर दिन बढ़ते जा रहा है जितने जितने आप क्वेश्चंस फेस कर रहे हैं एंड इतने सारे मॉडलिटीज को आपने सीखा एंड कहीं ना कहीं ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडलिटीज किसी ना किसी को हेल्प कर रहा है। अगर ये ए से एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आपने मान लेते हैं आपने आपको 10 मॉडलिटीज आता है, 10 वेज ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस। बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, वैसे तो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, माइंडसेट एंड एनर्जी फ्लो हाँ, इन चीजों को हैंडल किया एग्जैक्टली जाता है बिकॉज इट इज समथिंग इनसाइड आउट, राइट? एंड वी नीड टू एग्जैक्टली हैंडल वी नीड टू लर्न टू हैंडल आवरसेल्व्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। एनर्जी फ्लो को एग्जैक्टली। ये कर सकते हैं and बहुत सारी चीजें ये जो आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, सारी चीजों को कनेक्ट किया, कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड आखिरी में बताया कि जो भी नेगेटिविटीज आती है उसे रीकी से कैसे आप शुद्धिकरण करते हैं, राइट? शुद्धिकरण एंड बोल सकते हैं उसे, हाँ हाँ हाँ, हील करना कहते हैं, हम हील उसे करना। हील करते हैं। ताकि देखिए, हम खुद को तो हील कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम औरे को भी क्लीन करते हैं, इवन हम अपने क्लाइंट्स को भी हील कर सकते हैं। उनके यस, माइंडसेट तक पहुंचना, उनके औरे को क्लीन करना, ये सब रेकी के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। यस। एंड इवन राइट तो नाउ आई एम लर्निंग हिप्नोथेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि मुझे या इसकी भी कुछ क्वेरीज आई। इसका भी रिसेंटली ही कुछ 2 महीने पहले ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, जिन्होंने बताया कि वो मतलब जब भी अपना आउटफिट वेयर करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें जकड़ रहा है, कोई उन्हें मतलब ऐसे उन्हें एकदम सफोकेटिंग लगता है, जैसे उनका उनका मतलब ब्रेथ रुक जाएगा, इस तरह का फील होता है। वो भी पिछले 20 सालों से हो रहा है। काफी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, काफी लोगों को दिखाया, लेकिन कुछ सॉल्व आउट नहीं हो रहा है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है ना कि हम क्लाइंट को हिप्नोथेरेपी में ले जा सकते हैं, पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं, कि उनके साथ कुछ ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से वो गुजरे हों, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह का हुआ हो। जैसे पास्ट लाइफ, पास्ट बर्थ में भी ले जाया जाता है। जैसे किसी को पानी से डर होता है, काफी लोग होते हैं जिसको ऊंचाई से डर होता है, पानी से डर होता है। तो ये कहा जाता है कि इस जन्म में भले ही आपने कोई ऐसी चीज फेस ना की हो, लेकिन पिछले जन्म में जरूर से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। हो सकता है आप ऊंचाई से गिर गए हो, या आपकी ऊंचाई से गिरकर डेथ हो गई हो, या पानी में गिरकर डेथ हो गई हो, या पानी में गिरकर कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ हो जिसने आपकी मतलब इंटरनल बोलते हैं ना, सोल को हिला दिया हो, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस जन्म में भी। तो ये सारी अंजलि जी अभी चीजें। इसे फाइंड अप करना होगा जल्दी। ओके, श्योर तो श्योर दो श्योर। तीन सवाल और विल एंड इट। ओके, सो या आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कैसे हेल्प किया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए? हम्म हम्म। हाउ देखिए, डिजिटल सबसे प्लेटफॉर्म्स पहले हेल्प तो यू? मैं या ये कहूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग का मैंने भी कोर्स किया हुआ है। सो ओके, मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के बिना आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते। लाइक
हर चीज बहुत जरूरी है। आप अगर ऑफलाइन कुछ कर रहे हैं तो कुछ लोगों तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप हैं तो इंडिया में रहकर आप इंडिया से बाहर के लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक यस। इस वे से है ना, काफी लोग मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं। तो हम जैसे हमारा जो भी पोटेंशियल है उसे प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको उनकी नीड है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि एक लिमिट आ जाती है कि हमारे एरिया में, हमारे शहर में ज्यादा से ज्यादा कोई बाहर से कोई हमारे पास आकर कर रहा, मतलब हमसे काउंसलिंग ले रहा है या हीलिंग ले रहा है। लेकिन इवन जैसे जूम पर भी हम काउंसलिंग लेते हैं। जैसे मैं भी जूम पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की काउंसलिंग भी लेती हूँ, DMIT टेस्ट भी करती हूँ। सो ऑनलाइन वर्ल्ड तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। नॉट इवन काउंसलिंग, किसी भी फील्ड में है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपके लिए जरूरी है ही। यस, ग्रेट ग्रेट। यस, सो ऑनलाइन से हमारी रीच बढ़ सकती है, एंड एग्जैक्टली। अदरवाइज वी आर विद इन ए कन्फाइंड एरिया, राइट? हाँ, यस। लाइक जैसे देखिए छोटी छोटी चीजें, जैसे अभी इंस्टा पर या यूट्यूब पर आप अपने छोटे रील्स बनाकर अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। वरना कहते हैं ना कि देखो, आपके पास में पोटेंशियल तो है, लेकिन वो पोटेंशियल आप कितनों तक पहुंचा सकते हो, कितने लोगों तक, वास्ट लोगों तक पहुंचा सकते हो, वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। अंजलि जी, मैं चाहूंगा कि आपका जो भी वेबसाइट है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स है, आप हमें प्रोवाइड कर हाँ दीजिए, जी, जैसे कि जो भी हमारे ऑडियंस श्योर। आप तक पहुंचना चाहे, आपसे कनेक्ट करना चाहे, वो कर सके, जिसे हम अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो काइंडली अपने सोशल लिंक्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। और श्योर। वैसे पॉडकास्ट तो अभी लंबा चलने को और 1 घंटा 2 घंटा हम बात कर सकते हैं, बट वी नीड टू वाइंड अप दिस पॉडकास्ट सेशन। और आखिरी में अपने ऑडियंस को यही बताना चाहूंगा कि जैसे अंजलि जी अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम, अपने जो कैलिबर, पोटेंशियलिटी को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रही है। तो आप सभी लोग जो सोच रहे हैं कि अपना करियर बनाना है, ऑनलाइन में कुछ पैसा कमाना है, हो सकता है कोचिंग फील्ड में आपको जाना है, हो सकता है आपको फ्रीलांसिंग करना है, हो सकता है कि कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। सो मेरा जो प्रोफेशन है, मैं अभी जो करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, वो भी आसान हिंदी भाषा में, जैसे कि हर एक इंसान इसे सीख सके, इसे इम्प्लीमेंट कर सके और ऑनलाइन में अपने लिए इनकम के दरवाजे ओपन कर सके। मैं अपने वेबिनार का वैसे तो 999 चार्ज देता हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो को एंड तक देखा, हमारे पॉडकास्ट सेशन को एंड तक देखा, इसका मतलब लाइफ में आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने इस वेबिनार को कंप्लीटली फ्री कर दिया है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि लिंक पर क्लिक कीजिएगा, हमारे वेबिनार में आइएगा और अपने लिए एक सही डिसीजन लीजिएगा कि आपको ये ऑनलाइन फील्ड में आगे बढ़ना है कि नहीं। एंड उसके साथ ही साथ अंजलि जी के जो लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो यस, अंजलि जी को राकेश जी, मैं भी जरूर से आपका ये जो फ्री वेबिनार है जरूर कनेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे भी ऑनलाइन बहुत वर्कआउट करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जरूर से राकेश जी का जो फ्री वेबिनार है उसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच अंजलि जी, एंड सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद हमारे इस थैंक यू सो पॉडकास्ट में मच। आने के लिए।